हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। क्या होता है म्यूचुअल फंड, कैसे म्यूचुअल फंड को चूज़ करना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट म्यूचुअल फंड को चूज़ करते समय ध्यान देना चाहिए। ठीक, ये सब चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में पहले ही बता दे रहा हूँ, मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है कि ये कोई भी अगर मैं म्यूचुअल फंड का नाम लूँ तो अब वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे। मैं सिर्फ ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो हमेशा पहले सीखो, समझो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। लर्न बिफोर यू इन्वेस्ट। ठीक। तो म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग एक लेमैन की तरह सर्च करते हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग गूगल खोलेंगे। गूगल खोलने के बाद सर्च करेंगे व्हाट इज म्यूचुअल फंड। तो पहले म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ें। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड अभी देखो, म्यूचुअल फंड इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल कंसिस्टिंग ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड एंड अदर सिक्योरिटीज ओवर से प्रोफेशनल मनी मैनेजर। ठीक है, नहीं समझ आया क्या है म्यूचुअल फंड, इसके बारे में? ठीक है, अब ये देखो, म्यूचुअल फंड क्या है? इन्वेस्टमेंट फंड, ओके, पूल है दैट मनी इन्वेस्टर परचेज सिक्योरिटीज एंड आइटम दैट इज यूज्ड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड इंडिया। ठीक है, बेसिकली म्यूचुअल फंड है क्या, अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, अब हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं। जी, अब म्यूचुअल फंड बेसिकली है क्या? म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है, एक कंपनी है, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं फंड हाउस। ठीक है, उसने क्या किया, एक पूल बनाया, एक बक्सा बनाया कह लो, ठीक है, जिसमें वो पैसे जमा कर रहा है। ठीक, उसके इन्वेस्टर हो गए हम लोग, तुम जैसे, हम सब लोग उसको हो गए। तो हम लोग ने अपनी थोड़ी थोड़ी अमाउंट कैपिटल, जैसे कि मैंने मान लो 10 रुपये, मैंने 10 रुपये, किसी XYZ ने 10 रुपये, किसी और ने, ऐसे करके 10 रुपये किसी ने, ऐसे करके सब हम लोग ने उस पूल को दिया। ठीक, उस कंपनी का उन्होंने उस कंपनी पे इन्वेस्ट कर दिया। अब कंपनी ऐसे करते हुए, एक मोटा मोटा समझा जाए, इस कंपनी ने ऐसे करते हुए 1 लाख रुपए जमा कर लिए। एक छोटा एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए कंपनी ने, ठीक, 1 लाख रुपए जमा कर लिए। ठीक, अब इससे क्या हुआ, अब कंपनी के पास पैसे आ गए। ठीक, अब हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो मान लो इक्विटी शेयर में लेना है मेरे को, रिलायंस का शेयर लेना है, जैसे कि रिलायंस का शेयर चल रहा है 2600, टाटा का TCS का शेयर लेना है, ठीक है, वो 3000 के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो मेरे को अगर पूरी इन्वेस्टमेंट में लेके चलता हूँ, जैसे मेरे को हर महीने की जो सोच रहा हूँ छोटा थोड़ा पैसा मैं इन्वेस्ट करूँ, ठीक है, मेरे पास कम पैसे हैं, ठीक है, अगर मैं सोचता हूँ कि हर महीने में 500 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या फिर 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं वो इन्वेस्ट कैसे करूँगा? तो मैं उसके लिए आदमी सोचता है कि चलो म्यूचुअल फंड जाए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम लोग फंड हाउस है, फंड हाउसेस को थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। ठीक है, तो फंड हाउस क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों से पैसा ले लेते हैं। ठीक, और उस पैसे को लेके वो लोग एक कुछ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स लेते हैं। ठीक है, तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है? अब ये कहते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड और बाकी नॉर्मल शेयर बाज़ार में क्या फ़ायदा है, क्या डिफ़रेंस है, या फिर हम लोग अगर नॉर्मल शेयर लेते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में क्या चीज़ कैसे काम करती है? देखो, शेयर में क्या होता है, हो सकता है हम लोग, इंडियन मार्केट में क्या है कि हम लोग को पार्शियल ओनरशिप नहीं मिलती, यानी कि अगर शेयर अगर 3000 रुपये का है, अगर कोई शेयर 3000 रुपये का है, ठीक है, तो हमको पूरा का पूरा 3000 रुपये दे के एक शेयर कम से कम लेना पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें हो सकता है ये शेयर, हो सकता है ये शेयर 10% नीचे चला जाए। ठीक, अगर ये 10% नीचे चला जाएगा तो हमारी कैपिटल भी पूरी 10% नीचे चली जाएगी। ठीक, कैपिटल भी इफेक्ट होता है, पार्शियल ओनरशिप मिलती नहीं है, और एक ही शेयर मैंने लिया तो मुझे मज़ा भी नहीं आएगा। ठीक, तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी बहुत खराब होती है, क्योंकि हो सकता है कि मैं कितनी ड्यू डिलिजेंस करूँगा। पहली बात तो मैं एक शेयर में इन्वेस्ट कर नहीं सकता, मैं 500 रुपये तो यानी मैं ना करूँ, यानी मैं शेयर बाज़ार में जाऊँ ही ना, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक, म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि हमको पार्शियल ओनरशिप मिल जाती है किसी भी चीज़ की। क्या होता है कि हम लोग उनकी NAV की वजह से यूनिट बाय करते हैं। NAV क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। वो लोग डिसाइड करते हैं उनके पास इतना पैसा है, तो अब उन्होंने अपनी यूनिट्स निकाल दी है। ठीक, अब यूनिट का दाम रख दिया उन्होंने कि उनकी यूनिट 10 रुपये की मानो। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग 10 रुपये के हिसाब से, अब मैंने 500 रुपये डाले तो मुझे 50 यूनिट मिल गई। ठीक, तो 50 यूनिट मुझे
उसकी 10 एनएवी थी तो मुझे 50 यूनिट अलॉट हो गई। अब मैं 50 यूनिट अलॉट होने से क्या होगा? अब मैं 50 यूनिट अलॉट होने से ये होगा कि अब मेरे पास हो गया 50 यूनिट, ठीक। अब उस 50 यूनिट में हुआ क्या कि वो अगर वो म्यूचुअल फंड हो सकता है रिलायंस में भी पैसा लगा रहा हो सकता है वो टाटा में भी पैसा लगा रहा हो सकता है वो गोल्ड में भी लगा रहा हो सकता है कोई स्मॉल कैप कोई XYZ कंपनी है भारत की, उसमें पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरा क्या है, कुछ सब में ओनरशिप हो गया, ठीक, उसी 500 रुपये से, पार्शियल ओनरशिप मेरे सब में हो गई। यानी अगर रिलायंस मानो बहुत दौड़ गया या फिर एक स्टॉक बहुत दौड़ गया, ठीक है, तो मुझे उसका बेनिफिट जितना मिलेगा तो मेरे कुछ कैपिटल पे कुछ उसका फायदा मिलेगा। अब मान लो ये स्मॉल कैप कंपनी थी कोई छोटी सी XYZ, वो हो सकता है डूब गई, तो मेरा पूरा कैपिटल नहीं डूबेगा, ठीक है, मेरा कैपिटल थोड़ा सिक्योर हो गया, ठीक। दूसरी चीज़ क्या होती है कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर होते हैं, ठीक। फंड मैनेजर क्या होता है, इनका काम ही है 24/7 फंड को बारे में जानना, शेयर्स के बारे में जानना। वो लोग 24/7 शेयर्स देखते रहते हैं, न्यूज़ को ट्रैक करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जो मार्केट में न्यूज़ चल रही है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। बाजार में क्या हो रहा है, कौन सा शेयर अच्छा जा रहा है, कौन सा शेयर खराब जा रहा है, जो अपने उनके हिसाब से वो लोग रीबैलेंसिंग करते रहते हैं। यानी कि उन्होंने एक टारगेट बना रखा है कि भाई ठीक है, ये एक शेयर है जिसकी मेरा टारगेट है कि वो 1:4 जब जाएगा तो मैं वहाँ तक टारगेट बुक करूँगा, उसके बाद नहीं तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। या फिर मैंने टारगेट मान के रखा है कि भाई इतना होगा, इससे नीचे गिरेगा, 100 रुपये का है, जैसे ही 90 रुपये आएगा मैं निकल जाऊँगा, 90 रुपये आके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है। कोई बहुत खराब शेयर है, वो डूब रहा हो, तो ऐसा नहीं वो होल्ड नहीं करेंगे, वो लोग क्या कहते हैं, हटा के दूसरा शेयर जो अच्छा होगा उसको डालेंगे, ठीक है। तो वो लोग रीबैलेंसिंग करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। जो हम लोग जैसे कि लेमैन हो गए, मैं हो गया, तुम लोग हो गए, हम लोग 24 घंटे उसमें नहीं रह सकते कि भाई हम लोग ने तो अब हम लोग को और भी काम करने हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं देख सकते ना कि कौन सा शेयर अच्छा चल रहा है, कौन सा शेयर खराब चल रहा है, अरे मुझे इसको हटाना चाहिए, इसको किस समय हटाऊँ, क्या है, क्या ये लेवल सही है, उसके लिए मेरे को पूरी फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और जो न्यूज़ है उसको सबको ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। और जानते हो उसमें फिर दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक। तो वो एक रीबैलेंसिंग वो लोग करते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से रिसर्च है, वो लोग रिसर्च भी करते हैं, तो रिसर्च करके जिनका काम ही है, ये सोचो तुम्हारे लिए कोई और आदमी पैसा लगा रहा है म्यूचुअल फंड में के जरिए शेयर बाजार में, ठीक। अब वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम उसको कुछ कमीशन दे रहे हो, वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, ठीक है। एक तरीके से इस वे में समझो, लेकिन सिक्योर वे में, ठीक। अब म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है? म्यूचुअल फंड होते हैं जैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड म्यूचुअल फंड, वैसे तो होते हैं। जैसे कि कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो हाई रिस्क वाले होते हैं, कुछ होते हैं लो रिस्क वाले होते हैं, कुछ होते हैं लिक्विड म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो किस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं उस पर समझा जाए हम लोग थोड़ा सा। उनके टारगेट होते हैं, जैसे कि अगर आपको लो रिस्क वाला है तो उनका कॉन्सेप्ट है कि ये जो है वो ऐसी कंपनी में लगाएगा जो लो रिस्क रहेंगे, जिनमें मतलब जो रिस्क कैपेसिटी कम होगी, जो बड़ी कंपनियां होंगी, लार्ज कैप होंगी, ठीक है, वो उनमें इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, आपका कैपिटल सेफ रहे, ठीक। और कुछ होते हैं, अब तुमने बोला हाई रिस्क, तो हाई रिस्क में हो सकता है कम पैसा पूरा डूब भी जाए, ठीक, हो सकता है पैसा 10 गुना हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से कंपनियां तो उस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तुमने कहा कि नहीं भाई मेरे पास कुछ पैसा है, मुझे कुछ पैसा कुछ दिन के लिए लगाना है, तो मैंने कुछ दिन के लिए पैसा पार्क कर दिया एक जगह, ठीक है। अब तुमने वो पैसा कुछ दिन के लिए कहीं पार्क कर दिया, अब वो कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा? वो कॉन्सेप्ट ऐसे चलता है, तुमने वो पैसा लगा दिया, अब तुमने सोच लिया है कि भाई नहीं मेरे को कुछ एक फिक्स रिटर्न चाहिए, एफडी जैसा रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो तुमने उसको एक तरीके से डेप्ट फंड भी लगा दिया, तो वो उस हिसाब से कॉन्सेप्ट से चलता है, तो उस हिसाब से फंड लेते हैं, ठीक है। तो फंड्स का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। मोटा मोटा हम लोग क्लासिफिकेशन समझते हैं फंड्स का कैसे होता है म्यूचुअल फंड। तो इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं बेसिकली 3 प्रकार से, ठीक। पहला प्रकार जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट टाइप जो होता है उसे कहते हैं हम लोग डेप्ट फंड, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे डेप्ट फंड, ठीक है। अब उस केस में क्या होता है, डेप्ट फंड क्या होता है? डेप्ट फंड ये होता है जो बेसिकली एफडी की तरह काम करता है। यानी वो कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करता है, मतलब वो तुम्हें फिक्स रिटर्न देता है, ठीक है। तुम्हारा पैसा डूबता नहीं है, एक नॉर्मल लेवल जैसे एफडी चलती है ना सिक्योर वे में, उसी तरह डेप्ट फंड चलता है, ठीक है। तो वो होता है लो रिस्क लो रिवॉर्ड, मतलब तुम्हारा फिक्स है कि इतना रिटर्न मिलेगा और आराम से तुम पैसा पार्क कर सकते हो, ठीक है, और तुम्हारा काम चलता है, ठीक। सेकंड ऑप्शन आता है उसके बाद, सेकंड टाइप जो होता है हमारे पास होता है वो होता है इक्विटी फंड। सेकंड ऑप्शन जो आता है वो होता है इक्विटी फंड। उसमें क्या होता है
इक्विटी फंड, उसमें क्या होता है, उस केस में क्या होता है, इक्विटी मतलब कि शेयर्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा पैसा डायरेक्टली शेयर्स खरीदने में लगा दिया जाता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, लार्ज कैप हो सकता है, स्मॉल कैप हो सकता है, मिड कैप हो सकता है, जैसा जैसा कोई भी जो भी उसका कॉन्सेप्ट होगा उस हिसाब से वो म्यूचुअल फंड होगा, उस हिसाब से वो इक्विटी बाई करेगा, शेयर बाई करेगा, ठीक है। थर्ड टाइप क्या होता है, थर्ड टाइप हम लोग उस पर बात करते हैं। थर्ड टाइप होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड के केस में क्या होता है, हाइब्रिड केस में क्या होता है, उसमें क्या होता है, कुछ पैसा तुम्हारा जो तुम कुछ पैसा देते हो, कुछ पैसा वो लोग फंड क्या करता है, फंड हाउस डेप्ट में लगाता है, और कुछ पैसा इक्विटी बाई करने के लिए लगाता है। तो हो क्या जाता है हमारा कि हाँ, कुछ पैसा वो लोग इक्विटी में लगाते हैं, कुछ पैसा वो लोग डेप्ट में लगाते हैं, ठीक है। तो पैसा थोड़ा सिक्योर, एक फिक्स रिटर्न देता है डेप्ट से, और इक्विटी से जो हमें रिटर्न मिलना है वो अच्छा शेयर बाजार दौड़ेगा, उस हिसाब से रिटर्न देगा। हो सकता है शेयर बाजार ना दौड़े, उस हिसाब से जो भी घाटा होगा उस हिसाब से मैनेज होता है, ठीक है। तो ये हाइब्रिड फंड होते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप के क्लासिफिकेशन मेनली ब्रॉडली हम लोग ऐसे ही क्लासीफाई करते हैं, ठीक। अब अगर इसके ऊपर चला जाए आगे, हम लोग अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है हमारे पास, कि हम लोग म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट किया जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, म्यूचुअल फंड हमें सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट किया जाए म्यूचुअल फंड। तो अब उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि किस टारगेट क्या है हमारा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए, ठीक। लो टाइम पीरियड के लिए करना है, स्मॉल टाइम पीरियड के लिए करना है, लो रिस्क के लिए करना है, हाई हाई रिस्क के लिए करना है, कैसे करना है वो हम लोग सोचते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग टेबल पे ले चलता हूँ, ठीक है। ये एक टेबल है, हाँ, ये आ गए हम लोग टेबल पे, ठीक है। अब इस टेबल पे देखते हैं हम लोग, ठीक। अब पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग को ये डिसाइड करना पड़ेगा कितने टाइम पीरियड के लिए हम लोग को अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक। इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है, ठीक। और कि कम कम समय के लिए करना है कि भाई लार्ज ज़्यादा समय के लिए करना है, कि भाई थोड़े समय के लिए करना है, कि भाई कुछ समय बाद मुझे लगता है कि 2 साल के बाद मेरे को उस पैसे की ज़रूरत 2 साल, अगले 2 साल तक तो नहीं पड़ रही, 2 साल तक मुझे इन्वेस्ट करना है। नहीं, या फिर मैं सोचता हूँ नहीं, इस पैसे को मैं पार्क कर सकता हूँ, ये अगले 10 साल, 5 साल, 15 साल बाद मुझे ये ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं उस हिसाब से उसको देखते हैं हम लोग, ठीक। पहले तो इस चीज़ हो गई, टर्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो गया टाइम पीरियड, ठीक है। तो हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि टाइम, ठीक। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारा रिस्क, कि भाई कितना रिस्क हम लोग अपने कैपिटल पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास, जो हो गया रिस्क, ये रिस्क, ये हमारा टाइम, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं हम लोग लो रिस्क और लॉन्ग पीरियड टाइम पीरियड। जो मेरी सलाह रहती है सबको, भाई लो रिस्क के लिए और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करें तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा शेयर बाजार से, ठीक। तो उसके लिए आता है हमारा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, ठीक है। ये हमारा जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, ये ऐसे काम करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा पैसा रहता है उस पैसे को कंपनी, जो हमारी लार्ज कैप कंपनियां होती हैं उनमें इन्वेस्ट करता है, ठीक। अब उसमें क्या होता है, हमारा रिस्क कम रहता है, और हमारा क्या नाम है, रिटर्न जो रहता है वो ऑन एन एवरेज नॉर्मल चलता है, ठीक। और लॉन्ग टर्म पे वो बढ़िया आपको ग्रोथ मिलती है, ठीक है। अच्छा, जिसमें क्योंकि आपको वैसे पता है कि जो हमारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, कह लो या निफ्टी की जो टॉप कंपनियां जैसे रिलायंस हो गई, टीसीएस हो गई, एशियन पेंट हो गई, ये सब अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं मार्केट में, ठीक है। इनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो कोई भी बड़ा झटका आएगा, मार्केट इससे फॉल कर गया, ठीक है, या फिर कोई कोविड क्राइसिस आया, कुछ भी आया, तो इसमें क्या होता है, इन लोग कंपनी इतनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि सारी चीज़ें ये एब्जॉर्ब कर लेती है और बाउंस बैक करती है, अच्छे से बाउंस बैक करती है, ठीक है। इन्वेस्टरों का भरोसा रहता है, कंपनी के जो ओनर रहते हैं, प्रमोटर रहता है, उनको खुद को अपनी कंपनी पे भरोसा रहता है। प्रमोटर जैसे देखता है शेयर नीचे गिर रहा है, प्रमोटर खुद बाय बैक करते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो लोग उस कॉन्सेप्ट से चलते हैं, ठीक है। तो ये लार्ज कैप फंड होते हैं, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा रिस्क बढ़ाते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लगाए हैं लेकिन हम लोग थोड़ा रिस्क बढ़ाते हैं, तो उसके लिए हमारा ऑप्शन आता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मिड कैप जो कंपनियां होती हैं, जैसे कि जो टॉप 50 क्रीम कंपनी जिसे हम लोग कहते हैं ना, टॉप 50 कंपनियां जो हो गई, या फिर जो लार्ज कैप कंपनियां हो गई, उनको हटा के जो बाकी कंपनियां होती है जो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक। ऐसा नहीं कि वो खराब परफॉर्म कर रही है, वो भी अच्छी कंपनियां, उनमें वो पैसा लगाते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ये लोग रिस्क अपना अपडेट बढ़ाते हैं, ठीक है। तो रिटर्न भी थोड़ा बढ़ जाता है। भाई हो सकता है कि भाई रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें रिस्क आपका रहता है, ठीक। तो अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। अब उसके ऊपर आता है हमारी स्मॉल कैप कंपनियाँ। स्मॉल कैप कंपनियाँ जिसमें रहता है, अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है लार्ज समय के लिए,
ज़्यादा समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि धुआँधार मुझे रिटर्न मिले। ये मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। मैंने जैसे कि लिया मैंने पैसा, चलो डूब जाए, लेकिन मुझे पैसा मिले तो गज़ब मिले। तो उसके लिए हम लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं। स्मॉल स्मॉल कैप में क्या होता है कि वो स्मॉल कैप कंपनियाँ क्या होती हैं कि मार्केट फॉल आया है या कुछ ऐसा झंझट आया ना, तो हो सकता है वो पक्के से ज़ीरो हो जाए। सब पैसा आपका डूब भी सकता है और हो सकता है पैसा आपका 10 गुना हो जाए। ठीक है? तो इसीलिए होता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ठीक रहती है। ठीक है? अब ज़रा हम कंपेयर करते हैं, ज़रा कंपैरिज़न पे चलते हैं ज़रा हम लोग। अगर हम लोग कंपेयर करने ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में अब ज़रा इनको कंपेयर करते हैं। चलो ठीक है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो गया, मिड कैप म्यूचुअल फंड हो गया, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो गया, इनको हम लोग ज़रा कंपेयर करते हैं। ठीक है? मैंने ऐसे ही ग्रो खोल दिया और मैं ग्रो पे मैंने ऐसे ही सर्च कर दिया, देखो ये मिड कैप है, ये मिड कैप फंड है, ये स्मॉल कैप फंड है, ये हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है लार्ज कैप के लिए। ठीक है? अब पहले ही बता दे रहा हूँ, इनमें से कोई भी रिकमेंडेशन मेरी नहीं है। ठीक है? मेरे पैसे उनमें से कुछ में शायद पार्क होंगे, लेकिन मेरी कोई रिकमेंडेशन में से नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले आप सीखें और खुद से अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करें। ठीक है? जस्ट ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कंपैरिजन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ठीक है? अब आप ये देखिए, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं हमारा हाँ, ठीक। अगर हम लोग ये आप ग्राफ देख रहे हो, ग्राफ पे देख रहे हो आप, ये हमारा है इंडेक्स फंड मतलब लार्ज कैप। अभी इसमें रिटर्न कितना दे रहा है? 16% दे रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज ज़्यादा रिस्क नहीं दे रहा है, ज़्यादा रिटर्न भी नहीं दे रहा है, ज़्यादा रिस्क भी नहीं है। मार्केट कितना देखो, ये देखो यहाँ पे मार्केट फॉल किया, यहाँ पे फॉल किया तो यहाँ पे क्या हुआ? इसका एनएवी कितना था? इसका एनएवी 124 था, आगे ही अगले पल जब गिरा तो 122 तक आया। ठीक है? और अगर तुम ऊपर चलते हो, अगर ब्लू लाइन देखना, अगर हमारा स्मॉल कैप फंड देखो, अगर 89 रुपीज़ का था और जैसे ही फंड गिरा आ गया 86 रुपीज़ तक। ठीक है? तो इसमें फॉल आपको मेजर दिखता है। जैसे कभी अगर कोई मार्केट में कुछ न्यूज़ आती है, कुछ आती है, तो उसमें क्या होता है, पैसा फ्लक्चुएट बहुत करता है इसमें, आपके इसके केस में। तो स्मॉल कैप में इसलिए माना जाता है कि स्मॉल कैप में रिस्की फंड होते हैं वो। ठीक? और जो हमारा मिड कैप जो रहते हैं वो थोड़े से ऑन एन एवरेज चलते हैं। ठीक है? वो भी रिस्की होते हैं, लेकिन स्मॉल कैप से कम होते हैं। ठीक है? इसलिए उनको मॉडरेट रिस्क में माना जाता है। ठीक? और थर्ड चीज़ होता है हमारा जो ये लार्ज कैप फंड है, वो देखोगे ऑन एन स्टेबल, तुम्हारी स्टेबल ग्राफ चल रहा है, लगभग लगभग ज़्यादा वेरिएशन नहीं मार्केट में। इतना देखो, ये देखो यहाँ पे इतना वेरिएशन आया, यहाँ पे इस पॉइंट पे तुम देखोगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट में, फॉल हुआ होगा, कुछ न्यूज़ आई होगी या कुछ भी हुआ होगा, मार्केट प्रॉफिट बुकिंग आई होगी या फिर कुछ हुआ होगा। तो उस चक्कर में जब मार्केट यहाँ पे नीचे भी गिरा ना, तो देखो लार्ज कैप में क्या हुआ, बहुत माइनर का फ़र्क आया। ठीक है? तो तुम्हारा पैसा सेफ रहता है, स्मॉलली ग्रोथ करता है। ठीक है? अच्छा ग्रोथ करता है, लेकिन आगे चल के देखोगे तो लॉन्ग रन में हो सकता है भाई राजा रिटर्न भी दे सकता है। ये लो राजा रिटर्न दे दिया, इन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया तुमको। ठीक है? अब अगर भाई अगर लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट करते हो, तो पैसा आपका थोड़ा सेफ रहता है। मिड कैप में इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा कम सेफ रहता है, लेकिन ठीक है, वो रिस्क थोड़ा हाई रहता है आपके पास पैसे का, वो रिटर्न भी हाई मिलता है थोड़ा सा। ठीक? और फिर आपके पास आता है स्मॉल कैप में क्या होता है, रिस्क आपका बढ़ जाता है, हो सकता है रिटर्न भी आपका बढ़ जाए। ठीक है? और पैसा डूब भी सकता है। ठीक? ये हो गया। अब अगर हम आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है? अगर हम लोग उसके बाद देखते हैं कि अब हम लोग को लगाना है मीडियम टर्म टाइम पीरियड के लिए पैसा लगाना है कि भाई पैसा कुछ समय के लिए पार्क करना है। ठीक है? तो अगर हम लोग लो रिस्क की तरफ जाते हैं, तो हमारा बैलेंस म्यूचुअल फंड आते हैं। बैलेंस म्यूचुअल फंड में क्या होता है? बैलेंस म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि लार्ज कैप जो कंपनियाँ होती हैं, उनमें पैसा लगता है, इक्विटीज़ बाई की जाती हैं और साथ में थोड़ा डेब्ट बाई किया जाता है। यानी थोड़ा एक स्टेबल रिटर्न थोड़ा देने की कोशिश किया जाता है। ठीक है? थोड़ा-सा वेरिएबल रहता है, लेकिन थोड़ा-सा आपको स्टेबिलिटी की तरफ प्रदान किया जाता है। ठीक है? अगर वही चीज़ हम लोग मीडियम रिस्क की तरफ बढ़ते हैं, मीडियम टाइम फ्रेम के लिए, तो उसमें हमारा वही बैलेंस फंड ही आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, लार्जली हम लोग डेब्ट बाय नहीं करते हैं, इक्विटी लार्ज लार्ज कैप जो कंपनियाँ होती हैं, उनके शेयर्स बाय करते हैं। ठीक है? उसमें हो सकता है रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि एक फिक्स रिटर्न नहीं आ रहा होता है और हो सकता है छोटे टाइम पीरियड के लिए आपको थोड़ा-सा रिटर्न मिल भी जाए, हो सकता है रिटर्न कम मिले। ठीक? और अगर आप हाई रिस्क के लिए देखते हो, तो हाई रिस्क के लिए ये मल्टी कैप म्यूचुअल फंड होता है। इसमें क्या होता है, मल्टी कैप में क्या होता है कि पैसा आपका दोनों जगह लगाया जाता है। स्मॉल कैप में भी लगाया जाएगा, कुछ पैसा मिड कैप में भी लगाया जाएगा, कुछ पैसा आपका लार्ज कैप में भी लगाया जाएगा। तीनों में आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है? तो आपका रिटर्न बढ़ भी सकता है और रिस्क भी आपका थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक? ये होता है हमारा इसके केस में, क्या नाम है, अगर हम कम टाइम पीरियड के लिए लगाते हैं। अब अगर हम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लगाते हैं, मतलब पहली बात तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए
2 साल से नीचे का टाइम पीरियड। मेरी राय से, मेरी पर्सनल राय है कि 2 साल के लिए अगर आपको पैसा लगाना है तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा ना लगाएँ। उससे अच्छा एफडी है, पैसा वैसे एफडी में लगाएँ। क्योंकि 2 साल में इक्विटी मार्केट कोई अच्छा रिटर्न दे दे, ये वन इन द ब्लू मून होता है कभी। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो जाए, हो सकता है पैसा आपका डूब ही जाए, हो सकता है पैसा आपका लॉस में निकले, ठीक है? क्योंकि आपको जब निकालने चलो तो जितना आपने लगाया था उससे शायद कम मिल रहा हो पैसा, ठीक है? तो इसीलिए मेरी राय रहेगी कि अगर आपको कम टाइम फ्रेम पे लगाना है, तो आप म्यूचुअल फंड के बजाय एफडी और अदर ऑप्शन देखो आप, ठीक है? और अगर स्टिल लगाना है तो लो रिस्क के लिए जाओगे तो आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड आता है, जिसमें वही मैंने अगेन आपको बताया था, इसमें एफडी जैसा रिटर्न मिलता है, फिक्स रिटर्न मिलेगा, आपको उतना ही रिटर्न मिलता रहेगा, ठीक है? वो डेब्ट में पैसा लगाते हैं वो लोग, अपना आपका रिज़ल्ट उसमें आता है, ठीक है? अब मीडियम रिस्क की तरफ जाते हो तो लिक्विड फंड होता है, जैसे किसी लोग के पास अगर पैसा है, वो चाहते हैं कि भई पैसा लगाना है, लगा दो हम लोग और कुछ दिन बाद मैं निकाल लूँगा, मुझे कुछ काम है, तो वो लिक्विड फंड में लगाता है कि भाई ठीक है, पैसा हमने पार्क किया मार्केट में और कुछ दिन बाद ज़रूरत पड़ी हमने निकाल लिया, ठीक? तो उस रिटर्न के हिसाब से होता है, थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है उसमें बस। और अगर हाई रिस्क में जाना है तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड तो वही बात है कि भाई इसमें क्या होगा, डेब्ट भी लगेगा, लिक्विड इक्विटी शेयर में भी लगेंगे, ठीक है? दोनों में पैसा आपका लगेगा, दोनों को मिला के हाइब्रिड फंड म्यूचुअल फंड होते हैं वो। तो हो सकता है रिटर्न आपको मिल भी जाए अच्छा, हो सकता है पैसा आपको रिटर्न ना भी मिले उतना अच्छा, ठीक है? तो ये होता है ये हो गया बेसिकली क्लासिफिकेशन हमें म्यूचुअल फंड का, ठीक है? अब म्यूचुअल फंड के बारे में जो 2-3 चीज़ें और जाननी इम्पोर्टेंट होती है हम लोग के लिए, वो क्या होती है? वो ये इम्पोर्टेंट होती है इसके बाद कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, 2 टर्म जो इम्पोर्टेंट होते हैं म्यूचुअल फंड में उसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे। एक होता है एक्सपेंस रेशियो, ठीक है? जिसे हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो, ठीक? ये बेसिकली होता क्या है? एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि यूजुअली हम लोग जो म्यूचुअल फंड बाई करते हैं, उसमें कुछ पैसा होता है, जो हमारा जो फंड होती है, फंड मैनेजर होते हैं या फिर फंड हाउस होता है, वो उसमें से कुछ पैसा रख लेता है, कुछ शेयर रख लेता है उस फंड को मैनेज करने के लिए, ठीक है? तो इसलिए हम लोग को जब भी म्यूचुअल फंड बाई करना है, तो हम लोग कोशिश करना है कि एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो, जितना कम से कम में होगा उतना ही होगा कि हर बार हम लोग जो एसआईपी करेंगे या फिर लमसम जो भी हम लोग पैसा लगाएँगे वो वैसे ही ग्रोथ करेगा कि हमारा जो उसको मैनेज करने के लिए जो पैसा है वो कम खर्चा हो हमारा, ठीक है? कम खर्चे में हमको रिटर्न मिले, ठीक है? तो एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। अब इसके केस में एक चीज़ और आती है, जैसे हम लोग के पापा लोग या पहले लोग कैसे करते थे? पहले लोग कैसे करते थे, वो लोग जाते थे बैंक या किसी ब्रोकर को ढूँढते थे, ठीक है? तो ब्रोकर आता था, ब्रोकर हमको कहता था कि मैं एजेंट जिसे हम लोग कहते थे एजेंट, वो क्या करता था, आता था घर पे, बोलता था कि मैं पैसा लगवा दे रहा हूँ म्यूचुअल फंड में या किसी भी स्कीम में। तो उसमें क्या होता था, एक्सपेंस रेशियो 1 से बढ़ जाता है। उसमें क्या होता है, हर बार जो भी पैसा रहता है, कुछ उसका अमाउंट कमीशन के तौर पे उस ब्रोकर या उस एजेंट को कंपनी या फंड हाउस देता है, ठीक है? और वही फंड हमको डायरेक्ट भी मिल सकते हैं। तो इसके लिए अगर हमारे पास डीमैट अकाउंट है, आप अपना ज़ीरोधा कॉइन है, ग्रो है, इन सब से आप इन्वेस्ट करो, आप इसमें अकाउंट बनाओ और इसमें से आप खुद से इन्वेस्ट करो ड्यू डिलिजेंस करके, ठीक है? तो उसमें आपको एक्सपेंस रेशियो बचा सकते हो, ठीक है? आप एजेंट को ब्रोकरेज देने से अच्छा वो पैसा आप खुद इन्वेस्ट करो, ठीक? तो एक्सपेंस रेशियो इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा चीज़ होता है एग्ज़िट लोड। एग्ज़िट लोड होता है कि जब भी हम लोग पैसा निकालते हैं, तो वो कितना कम से कम आपका एग्ज़िट लोड होना चाहिए। जैसे कि जब भी हम पैसा निकालेंगे तो कुछ-कुछ फंड हाउस कहते हैं कि अगर आपने जब पैसा निकाला तो इतना परसेंट आपको देना पड़ेगा या फिर ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। इसमें उनका टाइम होता है। जैसे हर 10 दिन के अंदर निकालोगे, साल भर के अंदर निकालोगे। जैसे लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड होता है तो उसमें जो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं तो उसमें कहते हैं कि इंडेक्स फंड होता है, उसमें कहते हैं कि अगर आप 1 साल के अंदर निकालते हो तो आपको 1% देना पड़ेगा, ऐसे करके आपको बहुत सारे उसमें ऑप्शंस मिलते हैं। तो एग्ज़िट लोड कम से कम हो, ठीक है? जैसे-जैसे अब आप जाएँगे शॉर्ट पीरियड के लिए जाएँगे तो आपको दिखेगा उसमें एग्ज़िट लोड होगा ही नहीं, बोलेगा 6 दिन के बाद भी आप रखोगे तो फिर आपका कम पैसा लगेगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे वापस हम लोग उसी पेज पे जाते हैं, जहाँ पे हम लोग थे। अभी यहाँ देखो, ये मिड कैप है। मिड कैप फंड में देखो क्या है, मिड कैप में एक्सपेंस रेशियो कितना है? एक्सपेंस रेशियो आप देखो कितना है? एक्सपेंस रेशियो आपका 0.83 है, ठीक है? और स्मॉल कैप के केस में देखो 0.74 है और वही देखो इंडेक्स फंड जो है, उसके केस में देखो कितना है 0.21, ठीक है? इसमें एक्सपेंस रेशियो और कम है, ठीक है? जितना पैसा लगेंगे, कम पैसा लगता है उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है? अब दूसरी चीज़ मैंने बोली थी आपको एग्ज़िट लोड है, ठीक है? अभी देखो, अगर आपने ये मिड कैप में लगाते हो, 1 साल से पहले निकालते हो, अगर 1 साल से पैसे पहले निकालोगे तो एग्ज़िट लोड दिखा रहा है 1%, यानी कि जो भी पैसा बनेगा उसका 1% फंड हाउस काट लेगा आपको,
जब आप उसको एक साल से अंदर आप निकालते हो तो, ठीक है। अब ये स्मॉल कैप के लिए क्या कहता है, स्मॉल कैप के लिए भी कह रहा है एग्जिट लोड 1% है, ठीक है, इफ यू रिडीम 1 ईयर के अंदर, ठीक है। तो अगर आप इसको इस वाले फंड को अगर 1 साल के अंदर निकालोगे तो आपको कितना एग्जिट लोड लगेगा, ठीक है। तो अगर आप जिस टाइम पीरियड के लिए लगा रहे हो उस हिसाब से आपको एग्जिट लोड भी चेक करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म के लिए भैया लार्ज कैप में कह रहा है, इंडेक्स फंड में कह रहा है नील है, यानी कि आपको पता है कि आप कभी भी निकालो कुछ पैसा नहीं कटेगा, आपको जो बोलोगे जितना पैसा वो दे देंगे वो लोग, क्योंकि उसमें वो लोग एग्जिट लोड 0 ले रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी एग्जिट लोड की डिस्कशन। अब एक डिस्कशन इंपॉर्टेंट क्या होती है इसके लिए, म्यूचुअल फंड के लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है लास्ट में हमारा टैक्स इम्प्लीकेशन। अब आता है हमारा टैक्स इम्प्लीकेशन। टैक्स इम्प्लीकेशन कैसे होगा, इसमें टैक्स लगता है, इसमें फिर अगेन इसका भी कॉन्सेप्ट यही है कि भाई इसमें 2 टाइप का टैक्स लग सकते हैं, ठीक, शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब अगर शॉर्ट टर्म मतलब कि क्या है, शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड केस में क्या होता है, 1 साल से अंदर, अगर 1 साल से अंदर आप पैसा म्यूचुअल फंड से निकालते हो, एज अ शेयर की तरह ही चलता है वो भी, ठीक है। तो शेयर बाजार में जैसे होता है वैसे ही चलता है कि अगर आप 1 साल से अंदर में निकालते हो तो आपको इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, यानी 15%, यानी 15% जो आपका प्रॉफिट होगा उसका 15% आपको उसमें टैक्स इम्प्लीकेटेड रहेगा, मतलब आपको 15% उस पर टैक्स देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से, ठीक है। और अगर आपने वही चीज़ अगर आपने 1 साल के बाद निकालते हो तो आपका वही चीज़ हो जाती है 10%, ठीक है। तो ये एक टैक्स इम्प्लीकेशन है, ये भी जानना चाहिए आदमी को। इसके बाद अब होता है आपका पर्पस क्या है। अगर अब आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो पहले अपना पर्पस डिसाइड करो, जो भी कैपिटल हो उसको क्लासीफाई करो तो, ठीक है, डाइवर्सिफाई कर दो, ठीक है। मेरे को ये कैपिटल है, ये मुझे इतने समय के लिए नहीं चाहिए है, ये कैपिटल मुझे इतने समय में ज़रूरत पड़ेगी। अब मेरा पर्पस क्या है कि अब मैं इसको थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, या मैं इसमें नहीं, मेरा ये पैसा डूब जाएगा तो मुझे दुःख होगा, या फिर मेरे पास और मेरे थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगी तो मैं उस पैसा को वहाँ लगाऊंगा। ऐसे करके आप इसको अपना टारगेट डिसाइड करो, उस हिसाब से म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करो, ठीक। ये सारे टर्म्स आप पढ़ो, सर्च करो इसके ऊपर में। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, ठीक है, मैं जवाब दूंगा उसका, ठीक है। अब मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ टॉप 5 म्यूचुअल फंड या कुछ जो अच्छे पर्पसली होते हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ मैं लिस्ट दूंगा, एक रिव्यू दूंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो उसमें आप देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा और इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन मेरी हमेशा राय रहेगी, पहले सीखो, लर्न बिफोर यू इन्वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ऐसे ही और अच्छे वीडियो के लिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा के अगले वीडियो का वेट करो। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा करो, मैं रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। और जुड़े रहो साथ में, ठीक है। थैंक यू।